नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज आपको पता ही है कि 69 बीपीएससी के GS1 का पेपर था और GS1 का पेपर आ गया है। इससे ये भी पता चलता है कि जब आप सही तरीके से एक लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर जब आप पढ़ते हो, केवल और केवल सिलेबस और करंट अफेयर में न्यूज़पेपर को अगर आप फॉलो कर लोगे तो पेपर का 90% हिस्सा जो है उससे ज़्यादा वो आपका कवर हो जाता है। एक सवाल नहीं छूटेगा अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। तो मैं डेली करवाता हूँ, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा कि कितने इसमें से सवाल हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं या मैंने करंट अफेयर में कम से कम डेली न्यूज़पेपर में चर्चा की है। अभी मैं दिखाऊँगा सवाल, सारे फ्रेंडली लगेंगे आपको। एक चीज़ और बताता हूँ, शब्दों को लेकर कि 8 नंबर के सवाल में कितना शब्द में लिखना चाहिए, इसके लिए 10% का नियम चलता है। 10% का नियम क्या होता है? 8 नंबर का सवाल है तो 80 शब्द में मिनिमम आप आंसर को लिखिए, है ना। अब जैसे 38 नंबर का सवाल है तो 380 शब्द में, या 32 नंबर का सवाल है तो 320 शब्दों में आप आंसर को लिखिए। 10 नंबर का है तो 100 शब्दों में आप आंसर को लिखिए। ओके, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री से शॉर्ट आंसर में क्या क्या पूछा गया है। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो फ्रेंडली ना हो। हाँ, एक सवाल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा होगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पूछा गया है। पहले पॉइंट से लिखना शुरू कीजिए। 1800 पहले लिखिए कि 1892 एक्ट जो लाया गया वो क्यों लाया गया था। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से 10-10 साल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट ला रही थी, उसी को आगे बढ़ाकर 20-20 साल पर ला रही थी, उसी को आगे बढ़ाकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पारित किया गया था। दूसरा ये भी था कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 ईस्वी में। थोड़ा सा 2 लाइन में आपको कारण लिखना है, 2 से 3 लाइन में। तो उसके बाद से उदारवादियों को खुश करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी सरकार है वो ये एक्ट लेकर आई थी, ठीक ना। भारत में राजनीतिक प्रणाली को शुरू करने में इस एक्ट का परम योगदान है। उसके बाद से 5-6 जो इसके मुख्य प्रावधान है उसको आप लिख देंगे तो 80 शब्द में ही आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। जो पूछा गया है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है, बात खत्म। अगला सवाल क्या है? संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया। अब देखिए 8 नंबर में संथाल विद्रोह पूछा है, इसीलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल कई बार शब्द सीमा बांध कर दे देता हूं। 8 नंबर में आप संथाल विद्रोह क्या लिखेंगे? संथाल विद्रोह के बारे में 8 नंबर में 80 शब्दों में, 100 शब्दों में आप क्या लिखेंगे? बहुत ही शॉर्ट में आपको छोटा सा एक बिहार का मैप बनाइए, उसमें दिखाइए कि भाई संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, उसका कारण क्या था, नेता कौन थे, पॉइंट पे सारा का सारा, नेता कौन थे, कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा या परिणाम क्या निकला, ठीक है। उसको 4 पॉइंट 5 पॉइंट में लिख दिया, बात खत्म। बात खत्म हो गई भाई, क्योंकि 8 नंबर में आपसे पूछा है। देखिए इसी प्रकार से अगला सवाल भी डेंजरस है। क्यों डेंजरस है भाई? क्योंकि आप इन सवालों को बड़ा बड़ा लिखने का आदत डाल चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपसे 8 नंबर में पूछा गया। अब लिखिए आप इसको एक पेज में कितना लिखते हैं। मैं जो आपसे बार बार बोलता हूं कि इंट्रो कंक्लूजन में समय बर्बाद ना करते हो, जो पूछा है पॉइंट टू पॉइंट उसको लिख के ख़त्म कर दीजिए। वो इसी कारण से चंपारण सत्याग्रह 8 नंबर में लिखना कठिन होगा, और रूम पर बैठ के जितना आपको पेपर आसान लग रहा है उतना ही पेपर आसान होता नहीं है। अभी आगे आइए, मैं दिखाता हूँ। पिछले साल का एक क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट किया गया, वो है प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफा चित्र, इसके बारे में कॉपी करके पेस्ट किया गया है। पिछले साल भी सेम पूछा था, इस बार भी सेम पूछा है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला के बीच शॉर्ट में पूछा गया, 7-7 नंबर में पूछा है लॉन्ग फॉर्मेट के सवालों को। आपको अंदाजा हो रहा है कि आपको अगर लेखन शैली डेवलप नहीं होगी, कंसाइज करके लिखना नहीं आएगा, तो ये सवाल लिखने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। 80 शब्द का तो बच्चे इंट्रो बनाते हैं मौर्य कला में और वास्तुकला में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिखने की आदत डालिए। जो पूछा है उसको छोटे से छोटे फॉर्मेट में किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ में बढ़ते हैं। 38 नंबर पर आ गए। 38 नंबर में क्या पूछा गया? वही सवाल जो आज तक पूछा जाता रहा, लेकिन इसमें उन्होंने बदल दिया। आज तक आप पढ़ के क्या जाते थे कि भाई पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विकास कैसे हुआ, पाश्चात्य शिक्षा कैसे डेवलप हुई बिहारों में, ये पढ़ के गए थे आप। देखिए इन्होंने सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। कोई सवाल ही नहीं दिया इन्होंने आपको और पूरा प्राचीन हिस्ट्री दे दी। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा व आध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस पेपर का अगर मुझे बोला जाएगा तो सबसे कठिन सवाल कौन सा है, तो यही सवाल है सबसे कठिन। ओके, इसको लिखना उतना आसान कतई नहीं है, क्योंकि आध्यात्म और शिक्षा दोनों के बारे में पूछा गया है आपसे।
तो इसमें आप प्राचीन काल से शुरू करेंगे और कहाँ तक आते जाएंगे। प्राचीन काल से जब बोला गया है, प्राचीन काल से जब बोला गया है तो इसमें आपको प्राचीन काल से लिखते 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 वहाँ तक आना है जहाँ तक बिहार में शिक्षा की भूमिका को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, जिसमें आपको जो पूर्व मुगल पीरियड है या पूर्व इस्लामिक एरा है, उस समय तक बिहार का मिथिलांचल का क्षेत्र जो है वो शिक्षा में, जब आप शंकराचार्य आते हैं तो आपने नाम सुना होगा, शंकराचार्य बिहार गए थे, वहाँ पर उन्होंने डिबेट किया था मंडन मिश्र से। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ पर देखने को मिलता है, तो 750 से 800 ईस्वी के आसपास में दिखता है। उसके बाद भी जब मुगल एरा आया और इस्लामिक आया, उस समय भी क्या था, बिहार में बहुत सारे बौद्ध विहार थे जो शिक्षा दर्शन का काम करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। उस समय तक बिहार बौद्ध अध्यात्म केंद्र था। उसके पश्चात फारसी शिक्षा का भी केंद्र बना बिहार। तो ये आपको बताना पड़ेगा। प्राचीन काल से जब लिख दिया है ना, तो इसका तात्पर्य होगा लॉन्ग समय तक के लिए आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत पहले से शुरू करके जहाँ से आपको पहली बार दिखता है वहाँ से। ओके, ये सबसे कठिन सवाल था, इसको नहीं छूना चाहिए था। अगर आपने छुआ है तो बहुत बड़ी गलती की है, अगर आपने सही से नहीं लिखा है तो। अगला देखिए सवाल क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर एक ही सवाल को उन्होंने, ऊपर सवाल दिया था चंपारण सत्याग्रह, नीचे सवाल दिया इन्होंने चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन करना है आपको। इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कॉपी पेस्ट ये सवाल मैंने दिया था और बहुत सारे बच्चों के आंसर भी मैंने काटे थे क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट नहीं लिखा था। सेम सवाल मैंने करवाया था, वो मेरे कम्युनिटी में जाकर देखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कोई चीज़। ये सवाल आपको दिखेगा जिसमें मैंने बोला था इम्पैक्ट लिखिए, उसका इम्पैक्ट लिखना है आपको, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में दिया था। यहाँ पर आपसे लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा गया है। तो थोड़ा सा आप नील चंपारण के बारे में लिखिए थोड़ा सा, उसके बाद उसका मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका इम्पैक्ट लिखना है आपको। ठीक है, प्रभाव लिखना है। प्रभाव में मैंने बताया था कि प्रभाव जो आप लिखेंगे तो पूरा आपको प्रभाव लिखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में इसने कैसे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इसमें मैंने बताया था कि जन जागरूकता बढ़ा। सवाल जो डिस्कस किया ना मैंने वीडियो बनाकर आंसर राइटिंग का इससे पहले, उसमें भी मैंने ये बताया था। ठीक है, तो ये फ्रेंडली सवाल था, आसान सवाल था, इसको आप अच्छे से कर सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण, बहुत बार दिए, बच्चे इरिटेट हो गए, इतनी बार मैंने लिखवाया है कि योगदान का आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया है आपसे, क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब होता है आलोचनात्मक तरीके से उनकी आलोचना करते हुए आपको व्याख्या करनी है। किसका, तो भाई इंडियन में जो कौन रहे, तो जो उदारवादी जिनको कहा जाता है ना, उनके बारे में आपको बताना है। मॉडरेट फेज जिसको कहा जाता है, कब से कब तक रहा है बंधुओं, 1885 से लेकर लगभग में 1905 तक माना जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी और उसके बाद से गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों का जब आप नाम पढ़ते हो तो वो सारे के सारे, सूर्यनाथ बनर्जी, वो सब के सब किस में आएंगे, मॉडरेट में आएंगे। और ये बेहद आसान सवाल, लॉन्ग फॉर्मेट में आपको बोनस मिला है मुझसे, सच में पूछें तो। ये दोनों सवाल जो है ना, ये कॉपी पेस्ट है, मैंने भी करवाया और सब लोग करके भी जाते हैं, कोई खास चीज़ इसमें था नहीं। उसके बाद से देखिए एक और इन्होंने आसान सवाल दिया, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। हर बच्चा लिख के जाता है, हर बच्चा प्रैक्टिस करके जाता है। मैंने नहीं अभी तक करवाया था क्योंकि मुझे पता था ये पूछता है, और इसको तो सब कोई करते ही हैं, हर कोई इसको प्रैक्टिस करता है। आसान सवाल था ये, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। अब यहाँ से आपके लिए कठिन सवाल शुरू होता है। हिस्ट्री तो कुछ नहीं था, करंट अफेयर में जो सवाल पूछे गए हैं मैंने पढ़ाए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, लेकिन आसान इनको लिखना नहीं होगा। अपने दिमाग से एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में लिखना आसान नहीं होता है कतई। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपको याद है, मैंने बताया था आपको कि LGBTQ, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ के विवाह संबंधी अधिकार है कि नहीं, इसको मना करते हुए बोला था कि इस पर फैसला देना हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है, संसद का काम है। इस न्यूज़ को जिस दिन मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि इस न्यूज़ से अगर सवाल नहीं पूछा ना इस बार BPSC ने, तो फिर कभी नहीं पूछेगा। और पूछ लिया उससे। लैंगिक रूढ़िवादिता धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस प्रकार से लैंगिक रूढ़िवादिताओं से भारत में लड़ रही है, जिसमें आप धारा 377 को जब खारिज किया गया तो उसके कुछ प्रावधानों को जब खारिज किया गया तो उसके बारे में आप जिक्र करते। उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल फैसला उसके बारे में आप जिक्र करते, और ये बताते आप कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो गेंद पाले में डाली संसद के पाले में डाला, वो इसलिए किया है सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि कहीं न कहीं लैंगिक रूढ़िवादिता जो है भारत में, वो सभी जगहों पर अभी भी विद्यमान है।
उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। आज भी लिबरल सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो शहरी वर्ग में हो सकता है, ग्रामीण एरिया में इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जनप्रतिनिधि क्यों ना इस पर क्या करें, तो कानून बनाएं। इसीलिए गेंद किसके पाले में डाल दिया था, विवाह का अधिकार नहीं देते हुए संसद के पाले में डाल दिया था। ये एग्जाम्पल हुआ। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से लड़ रही है उसका एक एग्जाम्पल है LGBTQ, है ना। दूसरा, इसमें महिला आरक्षण की भी बातें हो सकती है। जो सेनाओं के लिए महिला में आरक्षण दिया था कि लैंगिक रूढ़िवादिता में वो भी आएगा कि महिलाओं को जो सेना में शामिल होने का अधिकार दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्यों नहीं इनको शामिल करोगे आप, वहाँ उसका भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लैंगिक रूढ़िवादिता को ही दिखाता है कि पुरुष ही केवल एक अच्छे सैनिक हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती है। उसको भी दरकिनार किया किसने, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने। उसके बाद से आप बता सकते हो कि धारा 497 व्यभिचार संबंधी जो कानून था भारत में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लैंगिक रूढ़िवादिता संबंधी जो चीज़ें हैं उसको लेकर जो लड़ाई लड़ रही है उस पर एक क्या था, प्रहार था। तो व्यभिचार संबंधी हो गई, महिलाओं को सेना में शामिल करने संबंधी प्रावधान हो गया, या फिर LGBTQ को लेकर। ये उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। इस सवाल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट कब कब किन किन चीज़ों को लेकर लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उससे समाज में लड़ रहा है, अपने फैसलों के थ्रू, अपने मुकदमों के थ्रू कोशिश कर रहा है लड़ने की। और भी कोई मामले अगर आपको याद हो, मुझसे छूट रहा हो, मैं रैंडम पेपर लेके बैठ गया हूँ, अभी जस्ट आया मेरे पास, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में है तो आप एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी पास किया गया ताज़ा संसद से, लेकिन मैं कम से कम 3 बार इसको करवाया, क्योंकि मानसून सेशन में इस बिल को लाया गया था। उस समय भी मैंने करवाया था। मैंने बोला था कि ये बिल जो है जब पारित हो जाएगा उसके बाद आपके पेपर में आएगा। तो यानी कि जो बिहार BPSC है उसको पता था कि ये संसद विंटर सेशन में पास हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसको पेपर में डाल दिया। समझ में आ रही है इन चीज़ें आपको, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैं करवा चुका हूँ। और इसमें आपको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी लाया गया है, फिर से पूरा कोड IPC CRPC में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में ये आपसे पूछा गया है, और शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया प्रासंगिकता, इसका क्या रिलेवेंस है भाई, इसके बारे में बताना है आपको कि क्यों ये जरूरी हो गया था समय के साथ 1861 ईस्वी के कानून को बदलना, ये आपको बताना है। ओके, अगला है विधायी संस्थाओं के बारे में AI के से जोड़कर सवाल पूछा। अब ये बेहद जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और सोच के लिखने वाला सवाल है। इसको आप रटकर एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते हैं, वहीं पर पॉइंट फ्रेम करना पड़ेगा आपको। कितना भी मैं बोलूँ कि मैं करवाऊंगा, फलाना करवा दे, उस टीचर ने करवाया, कोई काम नहीं आएगा एग्जाम में। आप इसमें पूछा गया मैं AI के 100 पहलू करवा दूं, फिर भी एक पहलू छूट जाए। क्या पूछा गया है, इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस। जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, विधायी संस्था जो होते हैं, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में AI की क्या भूमिका हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके बारे में पूछा गया है आपसे कि विधायी संस्थाओं के निर्णयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए कि किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकती है। करंट अफेयर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, GS की जब तक समझ नहीं बनेगी आपको, तब तक आप इस पॉइंट को फ्रेम करके वहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। और ज़्यादा नहीं लिखना है, 7 से 8 पॉइंट सीधा स्ट्रेट 8 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके लिख देंगे, बात ख़त्म हो गया है। अगला कौन सा है, अगला जो सवाल है वो बड़ा ही अच्छा है और ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल था। इस प्रकार के सवाल आपको दिक्कत करेंगे। वहाँ पर क्या है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 ILO के द्वारा ये पारित किया जाता है। जून महीने में ये आया था करंट, मैंने करवाया हुआ है ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट प्रतिवेदन 2022-2023 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द क्या लिखा है, पैरामीटर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 और ILO के द्वारा प्रकाशित होता है, ये भी मैंने बताया था और इसको मैंने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर में। थोड़ा सा कठिन सवाल है क्योंकि फैक्चुअल है, भूल जाते हैं लोग। अगला क्या है, भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहल के संदर्भ विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या क्या हैं। मैंने बताया था कि भाई हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन, कितनी बार बताया है ये चीज़,
इसका हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन केवल एक लाइन लिखने से आंसर थोड़ी ना होगा। आपसे पूछा गया है कि विदेश व्यापार नीति के मौलिक प्रावधान कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम बढ़ाएंगे, तो आपको इसमें लिखना था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने इतना लक्ष्य रखा है, प्राइमरी सेक्टर को भी हम ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम किस पर फोकस कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद से क्या क्या है कि हम लोकल लेवल पर और MSME को बढ़ावा देकर भी क्या करने की कोशिश कर, उत्पादों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपको बताना था। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन है तो शॉर्ट में ही, तो कितना आप चर्चा करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, ये भी कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जब मैंने बताया अभी ये पिछले सप्ताह जब मैंने बताया था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि उसने जो फैसला दिया था किनको, तो मैतेई समुदाय को ST में शामिल करने का, उस पर पुनः विचार करने के लिए उसने पिटीशन को स्वीकार कर लिया है कि मैतेई समुदाय को क्या ST का दर्जा दिया जाएगा या नहीं। यही मूल कारण था मणिपुर हिंसा का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। संक्षिप्त जानकारी, आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। प्रभाव लिखवा लिखवा के मैं थक जाता हूँ कि क्या प्रभाव हो सकता है। सोचिए सोचिए सोचिए, संभावित प्रभाव आपको लिखना है। प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का आपके देश के राजनीति पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में लिखना है। मणिपुर संकट आपने निस्संदेह लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। मणिपुर में कितने किसके साथ क्या क्या हुआ वो भी पढ़ लिया होगा। कुकी, जोमी और मैतेई को भी पढ़ लिया होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ाया है। हमेशा ईमानदार रहना चाहिए भाई। मैंने नहीं पढ़ा इसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, और वही पूछा गया है आपसे। इसलिए जब मैं आपको बोलता हूँ खुद से अपनी सोच को डेवलप करके लिखना सीखिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ सवाल ऐसे आएंगे ही आएंगे जिसको आप वहीं पर सोच करके लिखेंगे। और पहला इन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है, मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी देना। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा वही लिख कर आ गए, आपको प्रभाव लिखना है। प्रभाव सकारात्मक, नकारात्मक, तो नकारात्मक प्रभाव भी होगा। हिंसा का, संघर्ष का तो नकारात्मक प्रभाव ही होता है, सकारात्मक प्रभाव थोड़ी ना हो सकता है इसका। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव होगा, उसको आपको लिखना था। यहाँ पर टिप्पणी कीजिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल IR का है। IR के बारे में एक ही सवाल पूछा गया है। क्या है IR का, देखिए, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुदैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान की भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। सवाल को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना सीखिए जब भी बड़ा सवाल आए। तो पहला क्या है, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व का जो अपना दर्शन है, क्या वसुदैव कुटुंबकम, कि समस्त विश्व जो है वो एक परिवार है, का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। कैसे जो G20 में भारत जो है इन चीज़ों का पालन कर रहा है, और भारत की G20 वैश्विक सहयोग और विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे निरूपित होता है। तो आपको ये बताना था कि हम समस्त विश्व को एक परिवार मानते हैं, और यहीं से आपको पहले तो G20 का आपको क्या करना है, तो इंट्रोडक्शन देना है कि G20 क्या है। उसके बाद आपको लिखना है कि भारत में जो G20 ऑर्गेनाइज करवाया गया है, या भारत जो G20 में भूमिका निभा रहा है, वो विश्व को एक परिवार के रूप में कैसे बांधने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये बताना था यहाँ पर कि भारत बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करता है, जिसमें विश्व बंटता नहीं है बल्कि एक परिवार के तरह में एक होता है। उसके साथ साथ भारत ने अफ्रीकी संघ को जगह कहाँ पर दिया, तो G20 में जगह दिया। अफ्रीकी संघ को शामिल करके भारत ने ये संदेश दिया कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाकों में से एक अफ्रीका, संसाधन संपन्न, उसको G20 का सदस्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकी संघ जो है बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करती है। तो ये क्या था, विश्व को कहीं न कहीं हम एक परिवार के तौर पर मानते हैं, इसीलिए सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, किसी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैश्विक कल्याण के लिए हमने आतंकवाद के मुद्दों पर भी वार्तालाप की इस ग्रुप में, कि दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद नहीं होना चाहिए, एक जगह का आतंकवाद संपूर्ण विश्व का आतंकवाद होना चाहिए। मीथेन उत्सर्जन पर हमने बातचीत की है G20 में, मीथेन उत्सर्जन को लेकर भी यहाँ पर पहल शुरू किया गया। साथ ही साथ एशिया को, भारत को अरब होते हुए यूरोप तक जोड़ने की हमने बात की है, कि एशिया और भारत की समृद्धि, यूरोप की समृद्धि क्यों न जुड़े, किसके थ्रू, रेल के थ्रू और जहाज़ के थ्रू, सड़क के थ्रू, इकोनॉमिक रूप से, कल्चरल रूप से हम जुड़ते जाएं, जिससे क्या हो, संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में एक हो सके।
ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कहीं ये सत्यनारायण भगवान कथा थोड़ी नहीं बता रहा हूँ। यही सब आपको इसमें लिखना था एक्सप्लेन करके, बहुत कम पॉइंट में बता रहा हूँ। जो मुझे पता है वहाँ पर लिखना इसको बहुत कठिन है, आसान सवाल कतई नहीं था ये, वहाँ पर लिखना इसको कठिन होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, वही रटा रटाया सवाल जो बार बार पूछा जाता रहा, इसको तो सब प्रैक्टिस करते हैं गुरु। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, या परिणाम क्या हो सकते हैं। परिणाम जैसे ही आता तो सकारात्मक भी होगा नकारात्मक भी होगा। मैंने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति का नाम कोट करके जरूर आ जाना, वो क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष किया कि ये लागू होना ही चाहिए भारत में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उनको अगर आप कोट करके आते हो तो एक प्रामाणिकता हो जाता है एग्जाम आंसर पे, है ना। बाकी सकारात्मक नकारात्मक पहल तो आप लिखोगे ही, क्योंकि ये तो चर्चा में हर रोज़ ही रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। अगला सवाल क्या है, अगला आपसे पूछा गया करंट अफेयर में चंद्रयान 3 के बारे में, कि देखिए क्या है, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों व उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्य व भूमिका का विवेचना कीजिए। ये आपसे करंट अफेयर पूछा गया था। अब मैं अगर आपको बोलूँ, आज का पेपर में इतिहास का पोर्शन जो था वो आसान था, इतिहास का पोर्शन तुलनात्मक रूप से आसान था। करंट अफेयर के सवाल लिखने उतने आसान कतई नहीं है। ये डीआई का सवाल है, डीआई का सवाल पिछले साल के जैसा ही है, इसमें तो कुछ खास बदलाव है नहीं, और सही है सवाल। इसको आप लिखिएगा, करिएगा सॉल्व, और बताइएगा मुझे कि पेपर देखकर क्या लगा है आपको, कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप ऑनलाइनर में तो नहीं फंसे हुए, फोकट के मोटिवेशन वालों में तो नहीं फंसे हुए हैं। उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप एक लाइन खुद से सोचकर लिख ना सकें। अगर कोई आपको ये भ्रम कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, आप कुछ भी खुद से मत पढ़िए, तो आपके साथ मजाक कर रहा है या तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने मणिपुर वाले सवाल में क्या बोला, मणिपुर मैंने पढ़ाया है, कारण परिणाम सब बताए, लेकिन इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया था। क्या राजनीतिक स्थिति पर क्या परिणाम पड़ेगा, पूरे राष्ट्रीय राजनीति पर, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक ना। ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि ऐसे सवाल आएंगे जिसको वहीं पर फ्रेम करके सोच के आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति के लिए तैयार कीजिए खुद के मन मस्तिष्क को, कि आपका कलम चल सके, आपके दिमाग में जो शब्द आते हैं उसको लिख सकें, सोच कर समझ कर लिख सकें। फैक्ट वाले सवाल अगर मैं बोलूँ तो वैश्विक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023 है, जिसमें आपको विशुद्ध रूप से फैक्ट की ज़रूरत है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसमें भी आपको फैक्ट की अच्छी खासी ज़रूरत है। बाकी मैक्सिमम सवाल में आपको सोच सोच कर लिखना है। मणिपुर संकट में आपको सोच कर लिखना पड़ेगा क्या इसका कारण हो सकता है और क्या इसका समाधान हो सकता है। G20 में भी आपको सोच कर लिखना है। हाँ, मीथेन के लिए जो किया गया है, या फिर अफ्रीका को जोड़ा है या अरेबिया को जोड़ा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी पॉइंट्स फ्रेम करने पड़ेंगे आपको, वहीं पर फ्रेम करने पड़ेंगे, एट रैंडम फ्रेम करने पड़ेंगे। समय कम होता है, सोच कर लिखना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से तैयारी कीजिए और घबराइएगा मत, अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम। आप ओके, आज का एग्ज़ाम अच्छा गया बुरा गया, उसका कल पर असर, अगले एग्ज़ाम पर असर नहीं पड़ना चाहिए, GS2 का पेपर पर। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।